हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। आज इसमें हम लोग धुरजटी प्रसाद मुखर्जी अर्थात जिन्हें हम लोग डीपी मुखर्जी कहते हैं, आज उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। धुरजटी प्रसाद मुखर्जी, जिनको हम सभी जानते हैं कि ये मार्क्सवादी थे और आमतौर पे लोग इन्हें डीपी के नाम से जानते थे। इनका जन्म सन 1894 में बंगाल के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इसी अवधि में रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र और शरद चंद्र चटर्जी का साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव था। वास्तव में बंगला साहित्य का यह पुनर्जागरण काल था। डीपी मुखर्जी ने बंगाल के बंगवासी कॉलेज से स्नातक परीक्षा पास की। पहले वह इतिहास के छात्र थे, जिसमें उस समय अर्थशास्त्र भी सम्मिलित हुआ करता था। इसके बाद इन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री ली। ये बंगला के साहित्यकार थे और इन्होंने कुछ कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे, लेकिन वे बहुत अधिक समय तक साहित्य लेखन के क्षेत्र में नहीं रहे। इन्होंने अपने आप को किसी एक विषय तक सीमित नहीं रखा, संभवतः इसीलिए वे समाजशास्त्री बन गए। सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र का क्षेत्र सबसे ज़्यादा व्यापक है। समाजशास्त्री के रूप में इनकी ख्याति देश में ही नहीं अपितु विदेशों तक फैली। सन 1922 में वे लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के लेक्चरर के पद पर नियुक्त हुए। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जो डीपी मुखर्जी हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। वे स्वयं को मार्क्स शास्त्री मानते थे। मार्क्स शास्त्री का अर्थ होता है मार्क्सोलॉजिस्ट। वे अपने आप को कभी भी मार्क्सवादी नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं मार्क्सवादी नहीं बल्कि मार्क्स शास्त्री हूँ। तो इस प्रकार से इनको मार्क्सोलॉजिस्ट कहा जाता है। मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने स्वाभाविक रूप से मार्क्स के सिद्धांतों को भारतीय परंपरा के साथ जोड़ दिया। डीपी मुखर्जी के मत में यदि कार्ल मार्क्स के विचारों को भारतीय इतिहास और परंपरा के अनुरूप अपनाया जाए तो ये विचार भारतीय संदर्भ में उपयुक्त हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया था। उनका जन्म समालोचना के स्वर्ण युग में हुआ था और इस युग की झलक सही अर्थों में उनकी कृतियों में मिलती है। किसी भी विषय पर लिखते समय वे यथासंभव अधिक से अधिक क्षेत्रों के समालोचनात्मक मापदंडों का प्रयोग करते थे। उनके पास प्रत्येक समस्या को नए दृष्टिकोण से देखने की नज़र थी। वे कला समालोचक, संगीत समालोचक, नाटक समालोचक और जीवन के भी समालोचक माने जाते थे। उनके अंदर हमें एंग्लो बंगाली संस्कृति का मिश्रण दिखाई देता है, जिसके कारण अंग्रेजी साहित्य में गद्य और कविता के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। डीपी मुखर्जी में सौंदर्य बोधी संवेदनशीलता थी। रहन सहन के ढंग में उनकी काफ़ी रुचि थी, यहाँ तक कि वे फैशन के अनुसार कपड़े भी सुरुचिपूर्ण ढंग से पहनते थे। वे दुबले पतले थे और उन्हें मोटापा बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें असंगत बातें भी पसंद नहीं थीं, इसीलिए लेखन में भी वे अप्रासंगिक और बेकार की बातें लिखने को बुरा समझते थे। उनकी लेखन शैली तीखी, संक्षिप्त और प्रभावशाली थी। वे परिष्कृत रुचि के व्यक्ति थे, अर्थात उनकी कुछ खास चीज़ों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में वो इंटरेस्ट लेते थे। तो इस प्रकार से उनकी जो रुचि थी वो भी काफ़ी परिष्कृत किस्म की थी। बहुत कम अवसरों पर अपने मनोभावों को वो व्यक्त करते थे। उनका विचार था कि मनोभावों को प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें बौद्धिक प्रक्रिया द्वारा आत्मसात कर लेना चाहिए। उन्हें शिक्षक बनना पसंद था और वे अपने विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय थे। वे अपने विद्यार्थियों को बातचीत के लिए प्रोत्साहित करते थे और उनके साथ विचारों के आदान प्रदान में रुचि लेते थे। इस प्रकार वे सहपाठी,
सह-अन्वेषक थे जो हमेशा अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते थे। उनका अपने विद्यार्थियों पर इतना गहरा प्रभाव था कि वे आज भी अपने विद्यार्थियों के हृदय पटल पर विराजमान हैं। कांग्रेस सरकार जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तो कुछ समय के लिए वे सूचना निदेशक के पद पर भी रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर समाजशास्त्र का कोई क्वेश्चन देखें तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि ऐसे कौन से विचारक थे जो उत्तर प्रदेश में किसी गवर्नमेंट के लिए सूचना निदेशक का काम किए रहे हैं। तो ये डीपी मुखर्जी रहे हैं। उनके व्यक्तिगत प्रभाव से जनसंपर्क के क्षेत्र में बौद्धिक दृष्टिकोण की भावना पैदा हुई। वे आर्थिक और सांख्यिकी ब्यूरो के संस्थापकों में से एक थे। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के मुद्दे पर कांग्रेस के ब्रिटिश सरकार से अलग हो जाने पर वे पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय में लौट आए। सन 1947 में उन्हें उत्तर प्रदेश श्रमिक जांच समिति का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। 1951 में वे प्रोफेसर बने। वस्तुतः उनकी योग्यताओं को बहुत विलंब से मान्यता मिली, लेकिन उन्होंने इस बात पर कभी भी असंतोष नहीं किया। लखनऊ से सेवानिवृत्त होने से एक वर्ष पूर्व सन 1953 में उन्हें अलीगढ़ में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के पद के लिए आमंत्रित किया गया। वे अलीगढ़ में 5 वर्ष तक रहे। वे समाजशास्त्र के विजिटिंग प्रोफेसर बनकर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन संस्थान अर्थात इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज हेग चले गए। वे भारतीय समाजशास्त्रीय संगठन अर्थात इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। वे प्रबंध समिति और संपादक मंडल के सदस्यों में से एक थे। उन्होंने भारतीय समाजशास्त्रीय संगठन इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन में प्रतिनिधित्व किया। बाद में वे उसके उपाध्यक्ष भी बने। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कई ग्रंथ और लेख लिखे। भारत की स्वाधीनता के बाद उन्होंने राजनैतिक गतिविधियों को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा, लेकिन उन्हें किसी भी अर्थ में राजनीतिज्ञ नहीं कहा जा सकता। उनके ऊपर रफ़ी अहमद किदवई और जवाहरलाल नेहरू जैसे 2 राष्ट्रीय नेताओं का प्रभाव देखने को मिला था। उनका नेहरू से पत्र व्यवहार भी होता रहता था। एक बुद्धिजीवी के रूप में उनके विचार सब प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त थे। उन्होंने अपने विषय को और परिष्कृत किया। वे बहुत से लोगों से प्रभावित हुए, लेकिन अंत तक वे स्वयं अध्येता विद्वान बने रहे, जिन्होंने बहुत से अन्य लोगों को भी प्रभावित किया। सन 1962 में गले के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वे आज भी अपने विद्यार्थियों के माध्यम से उनके हृदय पटल पे आज भी विराजमान हैं। और इसी कड़ी में हम लोग अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डीपी मुखर्जी से संबंधित उनके मुख्य जो विचार हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।